हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज़ अब्दुल्ला शबाज और आज जो है आप लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं। ठीक है। इसमें हमने बेसिकली डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को स्टडी करना है। इसमें हमने बेसिकली देखना है कि रेंडरिंग जो हमने फोर्थ लेक्चर में आई थिंक देखी थी, जिसमें मैंने कंपोनेंट्स की बेसिक स्ट्रक्चर को समझाया था, उसके बाद उसको रेंडर भी किया था और मोर देन वन कंपोनेंट्स रेंडर हमने किए थे। और रेंडर को जो हमने कौन सी फाइल में रेंडर किया था, बेसिकली ऐप डॉट जी एस को हमने एक एंट्री पॉइंट वाली फाइल थी जिसका नाम मैंने कहा था इंडेक्स डॉट जी एस है। वहाँ पे हमने ऐप डॉट जी एस को रेंडर किया था। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा और उसका एक और मेथड भी है, वो भी मैंने आपको बताना है। इसके बाद मैंने जी एस एक्स और रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट, इसमें फ़र्क क्या है ये बताना है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसका आपको पता होना चाहिए। और जिधर भी आप रिएक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल जहाँ जब तक करोगे, मतलब ये है, तो ये चीज़ जो है हर जगह यूज़ होती है। तो मैंने आपको ये भी आज एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सी एस एस इन जी एस एक्स कैसे लिखते हैं, तो ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। सो दैट इसके बाद फिर हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, देन फिर हम प्रूफ्स पे आ जाएंगे। ओके, फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसमें है रेंडरिंग है। इसके मैं आपको, वैसे तो दो मेथड्स हैं लेकिन एक थर्ड मेथड जो हमने एट द एंड पढ़ना है, तो वैसे ही इन दो के रिलेटेड ही है। रिएक्ट ऑटोडोम ये नेक्स्ट आएगा जब हम नियर टू क्लोज होंगे रिएक्ट जीएस के। तो रेंडरिंग में आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने वी एस कोड में आ जाता हूँ। वी एस कोड के अंदर आप देखो कि मैंने ना वही एक फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है लेक्चर डेव के नाम से। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको यहाँ पे आपको पता है लोकल होस्ट मेरा कोई सर्वर ऑन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सीडी लिखता हूँ। आपने जब भी आप देखो कि आपके पास, मैंने ये खुद वैसे किया है बिकॉज दिस इज़ ग्रीन और मेरे पास अभी ये ग्रीन शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाए। तो आप कैसे करोगे, चेंज डायरेक्टरी लिख के स्पेस देनी है और इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ देना है और एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे तो आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। इट्स मीन आप किस में हो, ट्यूटोरियल 2 जो ये नाम है, उसके बाद किसके अंदर हो आप, लेक्चर डेव जो कि ये फोल्डर का नाम है। तो यहाँ पे आप आ जाओगे आप, तब उसके बाद आप इसको क्लियर कर दो। ठीक है, क्लियर, सॉरी, क्लियर, हाँ क्लियर हो गया। अब ना मैं, अब क्या करना है, जब आप इसमें आ जाते हो तो एन पी एम स्टार्ट लिखना होता है। ठीक है, एन पी एम स्टार्ट। जब आप स्टार्ट लिख देते हो तो क्या होता है, आपका ये ब्राउज़र खुद ब खुद लोड होगा और आपको 3000 पे आपकी जो फाइल है ये ओपन हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं इसको रीलोड करता हूँ और इसको मैं कट कर देता हूँ। ओके, तो अभी ये ब्लैंक क्यों है, ये वही लॉजिक है लेक्चर नंबर 4 के एंड में बताया था मैंने कि ये बेसिकली रूट एलिमेंट को शो कर रहा है। जो आपका ये रूट है ना, ये कहाँ पे है, पब्लिक में इंडेक्स में जाओगे तो आपके पास एक डिव है जो कि जिसकी आईडी क्या है, रूट। तो ये बेसिकली वही डिव है। इसके अंदर कौन सी चीज़ शो होती है, जो चीज़ रूट के अंदर रेंडर होती है। और रेंडर कहाँ पे होती है, एंट्री पॉइंट में। रूट के अंदर आप मतलब रूट डॉट रेंडर जो भी चीज़ करोगे, लेट्स सपोज ऐप को करोगे रेंडर, तो वही ऐप का डाटा यहाँ पे शो होने वाला है। चलो मैंने रेंडर तो किया हुआ है, अब रेंडर किया हुआ है तो मैं देखता हूँ ऐप का डाटा यहाँ पे क्यों नहीं शो रहा। जब आप इधर देखते हो तो ऐप के अंदर रिटर्न करनी चाहिए जी एस एक्स, तो जी एस एक्स खाली है तो मैं यहाँ पे जी एस एक्स लिखता हूँ। ठीक है, तो जी एस एक्स लिखते हैं। कैसे लिखते होते हैं जी एस एक्स आपको पता है। मैं लिखता हूँ एच वन टैग और ये लिखने के बाद मैं लिखता हूँ हेलो आई एम लेक्चर 6। ओके, तो मैं ना यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, हेलो आई एम लेक्चर 6। यहाँ पे आपने देखा है एक स्मॉल ब्रैकेट से रिटर्न को क्लोज कर दिया है। और ये क्या है, ये एम्प्टी फ्रेगमेंट है, मतलब एम्प्टी क्लोजिंग टैग्स होते हैं, ये आपके पेरेंट एलिमेंट को बना देते हैं कि एक सिंगल पेरेंट एलिमेंट है। इसके अंदर देखो बेशक जितने भी चाइल्ड्स लिख दोगे, लेकिन कंसिडर क्या होगा कि रिटर्न एक ही एलिमेंट हो रहा है। ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अभी ये रेंडर क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस इज रेंडरिंग इन इंडेक्स डॉट जी एस फाइल। अब मैं चाहता हूँ एक और फाइल बनाता हूँ और उसको भी मैं रेंडर करता हूँ। रेंडर कहाँ पे करूँगा, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, एक और कंपोनेंट जिसे हम कह सकते हैं नैव बार डॉट जी एस। वैसे ये भी आई थिंक पिछले लेक्चर में हो गया था। तो अभी आपने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल कराई थी मैंने एक ये वाली, मैंने ना आपसे ये वाली एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कराई थी, रिएक्ट स्निपेट वाली।
तो वो जो आप करोगे ES7 रिएक्ट स्निपेट्स, वैसे बाय द वे मैं इसको थोड़ा यूँ कर लेता हूँ। तो मैंने इन दोनों में से आपको कहा था, आपने जो ज़्यादा वाली है 5.5 ये वाली कर लो या कोई भी कर लो। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा, मेरे पिछले लेक्चर में वैसे मैंने इंस्टॉल कराई है। तो आप क्या करोगे, RFCE, ये जैसे ये लिखोगे तो आपके पास ये शो हो रहा है, ये चीज़ें शो हो रही हैं। आप कर दो इसको इंटर, इंटर करोगे तो आपके पास क्या हो रहा है, जिस कंपोनेंट वाले फाइल के अंदर आपने वो RFC लिखना है, तो उसी कंपोनेंट के नेम के साथ एक फंक्शन या एक कंपोनेंट जो है वो बन जाता है, और वो रिटर्न भी कर रहा होता है विद ये वाली ब्रैकेट। ये कौन सा रिटर्न है आपको पता है, ये एक्सप्लिसिट रिटर्न है, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। जब आप एरो फंक्शन जिसका मैंने कोड बताया था या स्निपेट है RAFC वो करोगे, तो वहाँ पे आप इम्प्लिसिट रिटर्न होता है, बेशक ना भी लिखो तो इट्स ओके। तो आपको पता है ये हमारे पास एक कंपोनेंट बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे इंपोर्ट किसको, नैव बार, ये इंपोर्ट कर लिया है मैंने। और यहाँ पे मैं इसको अब रेंडर करता हूँ नैव बार को। तो जब भी आप कंपोनेंट को रेंडर करते हो, तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट को कैसे रेंडर किया हुआ है। ऐप को आपने पहले इंपोर्ट किया है, फिर उस ऐप के जो ये कंपोनेंट था जिसे आप पीछे से एक्सपोर्ट करके आ रहे थे, देखो यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो इधर आपने इसको इंपोर्ट भी किया और इसी नाम को आपने डिफरेंट क्लोजिंग सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर रेंडर किया। तो यहाँ पे नैव बार जब आप करोगे तो नैव बार भी ऐसे होगा। कहाँ पे है नैव बार, यहाँ पे। तो नैव बार इधर आ गए इंपोर्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर इसको आपने रेंडर करना है। जैसे आप इसको एंटर करोगे तो वो क्या कह रहा है कि एक एरर आ गया, ठीक है। तो एरर बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया हुआ है। तो मैं इस एरर को वैसे सोल्व करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो बेसिकली लेट्स सी, वैसे मैंने कट नहीं करना, हाँ ये बेसिकली यहाँ पे आपने ना रिएक्ट फ्रेगमेंट एक पेरेंट एलिमेंट कर लेना है। वैसे ये करके देखते हैं, तो इसको करके देखते हैं, ठीक है, अब ये हो जाएगा सही। तो आपने इसको ऐसे करना है, मैंने वीडियो नहीं कट की। तो अब आप ये देखो हुआ क्या है, हुआ कुछ यूँ है कि आपने app.js के अंदर अपना एक एलिमेंट जो भी लिखा है H1 टैग का, और उसके बाद आपने एक दूसरा कंपोनेंट भी रेंडर कराया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये रेंडरिंग जो है मैं इधर ना कराऊँ, इधर से मैं क्या कर देता हूँ, नैव बार को कट कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसको आपने किसके अंदर मतलब रेंडर कराना है। आपने जहाँ पे ऐप को रेंडर कराया है एंट्री पॉइंट वाली फाइल में, तो आया कि हम नैप बार को भी यहाँ पे रेंडर करा सकते हैं कि नहीं। तो इसे कहते हैं मल्टीपल रेंडरिंग। तो इसको कराने का आज मैंने आपको तरीका बताना है। इसको कराने का यही तरीका है जो वही पेरेंट एलिमेंट वाला, कि आपने इसको पेरेंट एलिमेंट के अंदर पुट कर देना। फॉर एग्जांपल मैंने एक एम्प्टी टैग्स उठाए हैं और ऐप को जो है ऑल डी के साथ मैंने ऊपर किया। अब मेरे पास आपको पता है ये ऐप आ गया। उसके बाद मैं वही नैव बार ले आता हूँ, नैव बार, और इसको हम क्लोज कर लेते हैं। आप देखना, अब देखो क्या हो रहा है, आपने वही एंट्री पॉइंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स को आपने रेंडर कराया है। और ये रेंडर वही है जो लेक्चर नंबर 4 में मैंने डिस्कस किया था। उसमें मैंने इस तरह रेंडर किया था, वो नहीं हो रहा था। उसका तरीका यही है कि आपने इनको भी पेरेंट एलिमेंट की तरह डील करना है। तो आप ये कह सकते हो रेंडर क्या हो रहा है, रेंडर एक एलिमेंट हो रहा है, बट इट दिस एलिमेंट हैज़ इट्स ओन चाइल्ड। वो चाइल्ड खुद हैं ही क्या है अपने पास, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो नाउ दिस इज़ ओके। एक ये प्रोसेस है रेंडर करने का। नंबर वन जो था वो यही था कि आप कंपोनेंट के अंदर रेंडर करो। फॉर एग्जांपल आप ना बाय द वे यहाँ पे ऐप भी रेंडर कर सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे इंपोर्ट करो, ये नैव बार वाला सेक्शन है। तो नैव बार के अंदर आप क्या करो, इंपोर्ट करो ऐप को। जैसे ही आप ऐप लिखते हो तो इंटर कर देते हैं, और उसके बाद ऐप को यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करते हैं, ऐप। अब देखते हैं क्या होता है। देखो क्या हो रहा है, आपने बेसिकली app.js के अंदर आपने मेन एक ऐप वाला कंपोनेंट बनाया था। इसको आपने ऐप index.js के अंदर रेंडर कराया था। लेकिन फिर आपने एक और कंपोनेंट बनाया, नैव बार।
नैव बार बना लिया। इस नैव बार को आपने क्या किया, आपने नैव बार को इस ऐप के साथ रेंडर कराया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस ओरिजिनल ऐप को सोचा कि यार मैं नैव बार के अंदर इंपोर्ट करके रेंडर कर सकता हूँ, तो इट्स ओके। तो रेंडर कैसे हो रहा है, रेंडर एक तो मतलब आप इस तरह से सेल्फ क्लोजिंग टैग से कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। शर्त क्या है, आपने इंपोर्ट करना है और ये ऑलरेडी कहाँ क्या होना चाहिए, ऑलरेडी ये एक्सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। आप इंपोर्ट किसको कर रहे हो, ऐप को कर रहे हो, ऑलरेडी ऐप क्या है यहाँ से एक्सपोर्टेड है, तो आप इसको इंपोर्ट कर रहे हो, ओके। तो एक ये है। दूसरा तरीका जो है ये भी एक इनफॉर्मल तरीका है, ये वैसे यूज़ नहीं होता। तो आप यूँ कर सकते हो, लेट्स सपोज आप दो रूट्स बना लो। फॉर एग्जांपल एक रूट ये है, रूट डॉट जैसे ये है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको ना मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं एक और रूट बना लेता हूँ, उसको ROOT कर लेते हैं और मैं कह देता हूँ ये ROOT। तो मेरे पास दो रूट्स क्रिएट हो गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये रूट बेसिकली, ये रूट कहाँ पे था, यहाँ पे था ना, ये यहाँ पे है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना पेस्ट करता हूँ, एक और रूट बना लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास से एक और रूट बन गया ROOT। अब मैं क्या करता हूँ, जो रेंडर मैंने इस रूट के अंदर किया हुआ है, ये रूट कौन सा डिव है, एक ये डिव है, ये रूट जो है ये वाला डिव है। इसके अंदर मैंने क्या रेंडर किया हुआ है, इसके अंदर मैंने ना ये ऐप भी रेंडर किया हुआ है और नैव बार भी रेंडर किया हुआ है। तो अब आप क्या करो, आप एक रूट जो अभी न्यू बनाया है ट्रिपल ओ वाला, इसके अंदर आप अगेन रेंडर कर सकते हो, ठीक है। रूट डॉट रेंडर, फिर वही मेथड आ जाएगा, ठीक है, रेंडर मेथड आ जाएगा। और उसके बाद ना आप क्या करोगे, कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो, तो लेट्स सपोज आप यहाँ पे नैव बार को ना रेंडर करना चाहते हो, तो इसको आपने क्लोज करना है, इसको आपने ऐसे करना है। तो अब देखो, ये देखो, ये दोबारा हेलो आई एम नैव बार, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कट, ओके। तो कहने का मकसद ये है, एक नैव बार के अंदर ना मैं इस ऐप को भी हटा देता हूँ बाय द वे, फिर हमें समझ आएगी क्या हो रहा है। अब हो क्या रहा है, हो यूँ रहा है कि आपने app.js index.js के अंदर आए, आपने एक रूट एलिमेंट बनाया। कहाँ से बनाया, वो index.html यहाँ से आप लेके आए हो। फिर आपने दूसरा रूट डबल ओ के साथ बनाया और वहाँ से लेके आए हो। एक के अंदर आपने ऐप को रेंडर किया, दूसरे के अंदर आपने नैव बार को रेंडर किया। इस तरह से रेंडरिंग हो सकती है। तो ये तो हो गया हमारा मेथड। एक और मेथड है वो ब्राउज़र रटर वाला, जिसमें हम डिफरेंट नेविगेशंस करते हैं, वो फिर एंड में करेंगे जब हम रिएक्ट जेएस को बहुत एंड तक लेके जा चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं, अच्छा, JSX की जो फंडामेंटल्स हैं वो तो हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई है लेक्चर नंबर 4 में। और आज जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि सेम थिंग जो हम JSX से करते होते हैं, वही सेम हम डिफरेंट चीज़ से कर सकते हैं, वो है रिएक्ट एलिमेंट। रिएक्ट एलिमेंट बेसिकली फंडामेंटल तौर पे रिएक्ट की तरफ से गिवन है। और बेसिक जो रूल है किसी भी एलिमेंट को बनाने का, जो हम रिटर्न में यूज़ करते हैं, वो ये वाला है रिएक्ट एलिमेंट का। JSX भी बेसिकली कन्वर्ट हो जाती है रिएक्ट एलिमेंट के अंदर। और वो कैसे कन्वर्ट होती है, एक ट्रांसपाइलर के थ्रू, जिसे हम बेबल ट्रांसपाइलर बोलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप JSX यूज़ करते हो, तो सेम काम आप किससे कर सकते हो, आप रिएक्ट एलिमेंट के थ्रू। रिएक्ट एलिमेंट का कौन सा एक मेथड है रिएक्ट के अंदर, क्रिएट एलिमेंट के नाम से एक मेथड होता है जो आपका एक एलिमेंट बना के देता है। एलिमेंट का मतलब ये है, मैं यहाँ पे पता है क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आप ये कर रहे हो कि रिटर्न कर रहे हो एक JSX फाइल जिसमें आपने div बनाया और nav bar लिखा है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये सेम चीज़ आप एक और चीज़ से कर सकते हो जिसको हम कहते हैं क्रिएट एलिमेंट। तो जो रिएक्ट की तरफ से गिवन है वो ये चीज़ है, दिस इज़ नॉट गिवन। जो JSX है दिस इज़ नॉट गिवन बाय रिएक्ट, ये हमारी ईज़ के लिए होता है, जो कि हम जब रिटर्न में JSX यूज़ करेंगे वो हमारी मतलब लिखने में हमारी हेल्प करता है, बिकॉज वी आर मोर फेमिलियर विद HTML जैसा सिंटैक्स होता है, थोड़ी सी चेंजिंग्स है लाइक क्लास नेम एंड डिफरेंट क्लोजिंग टैग्स लगा देने हैं विद फॉरवर्ड स्लैश। तो JSX हमें ईजी होता है, रिएक्ट एलिमेंट थोड़ा बल्कि हो जाता है, तो ये राइटअप के लिए मुश्किल है, तो हम इससे अवॉइड करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिहाइंड द सीन JSX भी बेसिकली कन्वर्ट हो रहा होता है रिएक्ट के एलिमेंट में। और रिएक्ट एलिमेंट कैसे उसे डील कर रहा होता है, वो इस फॉर्म में डील कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल
वो उससे इस फॉर्म में डील कर रहा होता है। वो ये देख रहा होता है कि इसमें जो टाइप ऑफ एलिमेंट है वो डिव है, H1 है, क्या है। और उसके अंदर कोई उसने प्रोप्स तो नहीं दी हुई। प्रोप्स जो है एक ऑब्जेक्ट होता है, हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। पहले वो टाइप्स को देखते हैं रिएक्ट का, जो अपना मतलब जो रेंडरिंग मेथड है, पहले टाइप को देखेगा और उसके बाद उसकी में मौजूद प्रोप्स को देखेगा और उसके बाद उसकी अंदर जो चीज़ मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपने H1 के अंदर, H1 टाइप के अंदर कोई स्ट्रिंग दी हुई है, कोई वैल्यू लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है वो बेसिकली इस तरह डील कर रहा होता है। लेकिन आप बेसिकली इस तरह लिखते नहीं हो। आप कैसे लिखते हो? आप तो JSX लिखते हो। तो ये कैसे वर्क करता है, ये फंडामेंटल तौर पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू में आता होता है, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन ये हो रहा होता है। और बिहाइंड द सीन जो चीज़ कन्वर्जन में हेल्प दे रही होती है, JSX कन्वर्टेड इनटू रिएक्ट एलिमेंट, तो ये कन्वर्जन एक मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बेबल ट्रांसपाइलर, इसके थ्रू ये कन्वर्जन हो रही होती है। अब मैं जो काम JSX से हो रहा है वो मैं इसके थ्रू आपको करके दिखाता हूँ और ये मैंने आपको बेसिकली समझाना है। अब हम आते हैं VS कोड में। VS कोड में आप देख लो कोई एरर आ रहा है तो आपने पहले उसे रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एरर आ रहा है, ऐप इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज। मैं इस टाइम नैव बार में हूँ तो आप इसको कर दो यहाँ से कट। वो कह रहा है आपने ऐप को डिफाइन तो किया हुआ है बट आपने इसको यूज़ नहीं किया हुआ। अब आप एरर देख लो, आपके पास इस तरह से टर्मिनल शो होना चाहिए। तो आप देख लो आपने कहाँ पे रिएक्ट एलिमेंट, लेट्स सपोज आपने ये एलिमेंट देखा है, ये H1 जो है ये टैग नेम है जो टाइप है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें आऊँ तो इसमें टाइप की जगह div हो सकता है, H1 हो सकता है, कोई भी टैग हो सकता है। तो इसमें क्या है, वो टाइप H1 है। ये उसके अंदर जो मटेरियल है, जो चिल्ड्रन है, वो ये वाला है। तो आपने बेसिकली यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो ये स्टेटमेंट, ये यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है तो ये लिखने होते हैं। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नंबर वन टाइप, नंबर टू प्रोप कोई ऑब्जेक्ट जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जो चिल्ड्रन है, ठीक है। अभी हम ना इसको बना के देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ना अब इसको कट कर देता हूँ, इस पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ बिकॉज दिस इज़ नो मोर नीडेड। या मैं इसको ना यूँ करते हैं, हम इसको ऑल्ट डी के साथ नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो अब वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि वो कहता है आपने रिटर्न तो कराया हुआ है लेकिन कोई चीज़ आप देखो तो सही। इसको लेट्स सपोज हम ऊपर करते हैं, अब एरर आता है, अब भी आएगा। तो वो कहता है कोई चीज़ आप रिटर्न तो कराओ। रिटर्न के अंदर हमने अब कौन सा मेथड यूज़ करना है, वो क्रिएट एलिमेंट वाला। वो आप कहाँ से यूज़ करोगे, आपको पता है आप रिएक्ट के अंदर हो, आपने इंपोर्ट भी की हुई है यहाँ से रिएक्ट। तो अब आपको ये समझ आएगा ये इंपोर्टेड क्यों है ऑटोमेटिकली। जब आप RFC लिखते हो तो ये इंपोर्ट हो जाता है, वो क्यों हो रहा होता है। तो आपने इस रिएक्ट के थ्रू, सॉरी, यहाँ पे आना है और ये सिटी रिएक्ट डॉट, इसका एक मेथड है क्रिएट एलिमेंट, ये आ गया क्रिएट एलिमेंट। और कौन से क्रिएट एलिमेंट करने हैं, जो एलिमेंट क्रिएट करना है आपने उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने H1 एलिमेंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपने उसके बाद जो प्रोप्स देनी है उसको आपने लिखना है। हमने प्रोप्स नहीं की तो इट्स ओके। उसके बाद जो चीज़ H1 में शो कराना चाहते हो आप वो लिखो। फॉर एग्जांपल कुछ भी शो करा सकते हो आप, यहाँ पे लिख दो हेलो आई एम, आई एम क्या लिख सकते हैं, ऐप। और देखो, तो ये वही चीज़ है जो पहले आप इससे कर रहे थे सिंपल JSX से। तो आप सेम चीज़ आप कैसे कर रहे हो, क्रिएट एलिमेंट से कर रहे हो। तो कहने का मकसद ये है बेसिकली रिएक्ट JS का जो आपके पास कंपाइलर है वो क्या कर रहा होता है। वो रिकॉर्डिंग हो रही है यार, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो रिएक्ट JS का जो कंपाइलर है वो इससे टाइप ले रहा होता है कि ये टाइप कौन सी है, वो H1 है, प्रोप नहीं है, इट्स ओके, ब्लैंक चला जाएगा। और जो ये चीज़ है वो यहाँ पे आई हुई है। इस तरह आप इसके अंदर कुछ और भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने स्टेटमेंट के अंदर आप क्या करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ लेट्स सपोज ये है आपके पास एक डिव है, एक डिव है। और डिव के अंदर आप क्या करना चाहते हो, एक H1 टैब को क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप ये देख लो कि मैं ना, जैसे ये है एक डिव, इसको डिव कर लेता हूँ और इस सारी चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ इसके अंदर क्लोज करता हूँ। तो अब ये देखो कि आपके पास एक डिव के अंदर H1 टैग आ गया है। तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ये नहीं होगा। हाँ, अब कहने का मकसद ये है एक डिव के अंदर जब आप किसी H1 टैग को क्या करते हो, क्लोज करते हो, तो देखो दो एलिमेंट्स के अंदर एक एलिमेंट आ गया। तो इसमें कैसे करोगे, इसके अंदर आप ये देखो पहले एलिमेंट आपने डिव क्रिएट करना है, यहाँ से एलिमेंट क्रिएट हो गया और इस एलिमेंट के अंदर आपने क्या बनाया हुआ है, इस एलिमेंट के अंदर आपने H1 क्रिएट किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे H1 क्रिएट करो तो कैसे करोगे बताओ।
फिर आपने क्या लिखना है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा क्रिएट एलिमेंट करना है, अब आपने h1 करना है। h1 आपने ये याद रखना है, ये स्ट्रिंग वैल्यू हो, और उसके बाद फिर आप कहो कि ये एम्प्टी प्रोप्स हैं, और उसके बाद प्रोप्स, अभी मैं वर्ड वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, अभी ये ऑब्जेक्ट है आपके लिए, प्रोप्स नेक्स्ट लेक्चर में बन जाएंगी आपके लिए। उसके बाद आप क्या लिखना चाहते हो, आई एम h1 इनसाइड द div। तो अभी देखते हैं क्या होता है। देखो, I am h1 इन साइड द div। तो ये जो चीज़ आप इस तरह लिखते होते हो, अगर मैं इसको कमेंट से हटा दूं और अगर आपको ये समझ ना आ रही हो और मैं इसको इंटर भी ना करूं, तो ये सिंपल सी चीज़ जो आप HTML में बचपन से करते आ रहे हो, वो चीज़ रिएक्ट एलिमेंट जो है वो कितना एक टफ तरीके से कर रहा है कि नहीं। तो हम अगर लेट्स सपोज div के अंदर एक h2 बनाना चाहते हैं, तो भी हम इसको फिर अलग तरीके से करेंगे, वो जैसे भी करेंगे आप देखना नेट पे कैसे होता है। तो ये बिहाइंड द सीन हो रहा होता है। तो रिएक्ट जीएस आपके इस JSX वाले स्ट्रक्चर को ऐसे समझ रहा होता है, वो उसकी टाइप देख रहा होता है, उसके अंदर प्रोब को देख रहा होता है, उसके अंदर किसी और एलिमेंट को देख रहा होता है, फिर उसके अंदर प्रोब को देख रहा होता है, एट द एंड उसके अंदर फिर वैल्यू। उसको देख ऐसे रहा होता है, लेकिन आप लिख कैसे रहे होते हो, ऐसे रहे होते हो। अब क्वेश्चन आता है कि हम लिखते क्यों ऐसे हैं और इसको क्यों नहीं यूज़ करते। आपको रीज़न तो पता लग गई है कि बिकॉज दिस इज़ वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस पर। तो आपने HTML लाइक स्ट्रक्चर लिखना है और उसके बाद इस चीज़ को आपने छोड़ देना है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, बल्कि रहने देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट इट अगेन। एरर तो आ ही गया बाय द वे। तो अभी भी इसको हम कर देते हैं कट। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब क्वेश्चन आता है कि आपका JSX इसमें कन्वर्ट कैसे होता है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे नाम लिख के दिया था, बेबल। बेबल ट्रांसपाइलर होता है, और ये ट्रांसपाइलर आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर ऑलरेडी होता है। यहाँ पे आप देखो @बेबल। बेबल एक ट्रांसपाइलर लाजमी है, बिकॉज इन बिल्ड जो है क्रिएट एलिमेंट है, और आपने चूँकि क्रिएट एलिमेंट नहीं लिखना, तो आपको बेबल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब आप ये देखो, आपने रिएक्ट को यूज़ ही नहीं किया, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगेन क्या करता हूँ, मैं रिटर्न के अंदर एक अपना रिएक्ट फ्रेगमेंट इन कर लेता हूँ। इस एक्स्ट्रा वाली है ब्रैकेट को हटा देते हैं। अब हम सेव कर लेते हैं। अब मेरे पास ऐप खाली हो गया। तो मुझे अब इस रिएक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो अब इशू ये होता है कि जब भी आप न्यू कंपोनेंट बनाते हो, RAFCE या RFCE, तो क्या हो रहा होता है, आपका ये जो है इंपोर्ट हो रहा होता है रिएक्ट, जो हमारे यूज़ में आता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हमारा इशू ये है कि अगर आप चाहते हो कि ये ना आए, तो आप क्या करोगे, आप सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद, वैसे बाय द वे, हाँ, तो अब आप इंपोर्ट लिखो, इंपोर्ट रिएक्ट। तो आप सर्च आउट करोगे तो ये आएगा, रिएक्ट स्निपेट सेटिंग इंपोर्ट रिएक्ट ऑन टॉप। इसको आप अनक्लिक कर दो और VS कोड को आप रीस्टार्ट कर दो। अब होगा यूँ कि अब आप जब देखोगे, सेटिंग को क्लोज कर दो, app.js में आओ। अब इसको कट करने के बाद अगेन लिखो RFCE। अब इंटर करोगे तो क्या होता है आपके पास, वैसे लोड होने देते हैं हम इसे। हाँ, अब आपके पास क्या होगा, सॉरी। अब जब आप इंटर करोगे तो क्या होगा, आपके पास वो इंपोर्ट रिएक्ट वाला जो लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब हम रिएक्ट क्यों नहीं इंपोर्ट करते, बिकॉज वी डोंट नीड एनी मोर। तो ये हो गया। इसी तरह आप नैव बार के अंदर भी आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया JSX और रिएक्ट एलिमेंट का फंडामेंटल। इसमें पहला div होता है, प्रोप होता है, और ये स्टेटमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने टाइम देना है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंपोनेंट्स, बेसिकली आपने एक्सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो तो पड़ा हुआ है ना। अभी आपने इतने सारे कंपोनेंट्स बनाए हैं ऐप के नाम से और नैव बार के नाम से, और डिफरेंट और कंपोनेंट्स भी ज़ाहिर है आपने प्रैक्टिस किए होंगे। तो उसमें जब भी आप RFCE या कोई स्निपेट के थ्रू कोई फंक्शन बनाते हैं, तो जाहिर है आप उसे एक्सपोर्ट करते हो, और जहाँ पे आपने रेंडर करना होता है वहाँ पे आप इंपोर्ट करते हो। तो वो आपने जो किया है अभी तक वो बाय डिफ़ॉल्ट था। इस तरह एक और होता है, उसे कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। और ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जो पढ़ा हुआ है वो ये है, फॉर एग्जांपल नैव बार में आप मौजूद हो, तो नैव बार में ये देखो, जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्सपोर्ट होता है। इससे पहले आपको मैं एक और छोटी सी चीज़ ये भी बताता हूँ कि आप पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, कैन यू मेक मोर देन वन कंपोनेंट इन अ सिंगल फाइल। फॉर एग्जांपल आप नैव बार जेएस के अंदर एक कंपोनेंट तो आपने बनाया हुआ है, क्या इसी फाइल के अंदर आप मोर देन वन कंपोनेंट बना सकते हो कि नहीं? तो आप बना के देखते हैं। लेट्स सपोज आप FCR FCE ये मैं लिखता हूँ और हम करके देखते हैं। तो ये एरर आ रहा है। वैसे बाय द वे एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज यू हैव रिपीटेड द सेम नेम नैव बार, और इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल बटन। तो इसका शॉर्ट आंसर अगर मैं आपको दूं तो इसका आंसर वैसे ये है कि आप सेम फाइल के अंदर मोर देन वन कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ये आपने माइंड में रखनी है। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम मल्टीपल जो कंपोनेंट्स हैं हम हर कंपोनेंट के लिए एक सेपरेट मतलब फाइल बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नैव बार के लिए हमने एक सेपरेट फाइल बनाई है, इसी तरह फुटर होगा, इस तरह कुछ भी आपको चाहिए तो आपको उसके लिए एक सेपरेट फाइल बनानी होगी और फाइल का नेम कैपिटल होना चाहिए। तो लेकिन आपने लेट्स सपोज आप एक पूरी ऐप के अंदर हर चीज़ का तो सेपरेट कंपोनेंट नहीं बनाओगे ना फाइल के अंदर। फॉर एग्जांपल आप कोई बटन बनाना चाहते हो या कोई ऐसी छोटी सी चीज़ बनाना चाहते हो जो आप चाहते हो कि एक कंपोनेंट के तौर पे एक्सपोर्ट हो जाए, बट यू डोंट नीड टू बी इन अ सेपरेट फाइल। तो आप क्या चाहोगे आप जी उसे, फॉर एग्जांपल ये तो मैंने गलत तो कर दिया, मैं इसका नाम रख देता हूँ बटन। तो मैं बटन के नाम से ना एक वही कंपोनेंट बना लेता हूँ, बट अभी भी एरर आ रहा है। तो एरर को हम सोल्व करते हैं, बट इससे पहले जो मैंने अभी आपको बताना है वो माइंड में रखने वाली ये बात है कि मोर देन वन कंपोनेंट्स आप सिंगल फाइल में बना सकते हो। तो इसमें एरर अब इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने नेम कॉपी किया हुआ है। ये नेम है नीचे और ये तो बिल्कुल एक कंपोनेंट हो गया। अब इसका जो बटन है तो एक्सपोर्ट भी तो बटन ही होगा ना, BUTTON। तो अब आपने ये करके देखा तो ये जो है ये और ये दोनों सेम हो गए। अब वो कह रहा है कि अभी भी एरर है, तो यहाँ पे आप जब एरर देखते हो तो वो कह रहा है ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज अलाउड पर मॉड्यूल। मतलब मॉड्यूल आप ये देख लो कि एक जो फाइल होती है इसे हम मॉड्यूल बोलते होते हैं, ठीक है। इसे वैसे मॉड्यूल एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। खैर मॉड्यूल का नाम मैंने अभी तक नहीं लिया हुआ। तो अब ये देख लो कि एक फाइल के अंदर आप एक कंपोनेंट ऐसा हो सकता है जो डिफॉल्ट हो। डिफॉल्ट या तो ये रख लो या आप ये रख लो। मैं इसके वाले डिफ़ॉल्ट को हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ इसको सेव। तो अब वो क्या कह रहा है कि आप ना एक्सपोर्ट जो कर रहे हो अभी भी एरर है। ये क्या इशू है फिर? तो अब मेरी बात सुनो कि ये जो एक्सपोर्ट है ये आपने तब रखना होता है जब इसके साथ आपको डिफ़ॉल्ट लिखना है, तब ये ठीक है। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट लिखोगे तो या इसको लिखो या आप इसको लिखो तो डिफ़ॉल्ट तो ये हो गया। लेकिन आप कहते हो कि मैंने इसको भी एक्सपोर्ट कराना है, तो इसको आप तरीका ये है कि आप इसको इस ब्रेसेस में क्लोज कर दो। अब देखो एरर आया है। ये क्या है आपके पास बटन, तो मैं यहाँ पे भी बटन लिख देता हूँ, BUTTON। ओके, तो बटन लिख देता हूँ। अब मैं कराता हूँ इसको रेंडर। रेंडर कराने के लिए आपको क्या पता है कि आप एक्सपोर्ट जब कोई चीज़ करते हो तो कहीं पे आप इंपोर्ट भी तो करते हो। इंपोर्ट आप कहाँ पे कर रहे थे? आप लेट्स सपोज ऐप में कर रहे हो। तो आप रेंडर तो बेसिकली हमने पीछे जो किया हुआ है। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको तो रिमूव ही कर दो ना, इसको रिमूव करो और इसको भी आप रिमूव करो, ठीक है। यहाँ पे एरर आएगा। एरर रिमूव करने के लिए फॉर एग्जांपल वैसे बाय द वे इंडेक्स के अंदर ये एक्स्ट्रा रूट को भी आप रिमूव कर दो। ओके, अब ये फाइल सिंपल फाइल हो गई है। अब ये देखो आपने ऐप को रेंडर किया हुआ है। आप चाहते हो कि नैव बार के अंदर ये जो बटन वाला कंपोनेंट है इसको भी आपने एक्सपोर्ट किया है, लेकिन ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वाला नहीं है जो आप पहले से करते आ रहे हो। इस वाले एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं कि ये बाय नेम एक्सपोर्ट है। ये उसका नाम लिखा हुआ आपने, ठीक है। तो इसे कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। और नेम्ड एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? ब्रेसेस यूज़ करनी पड़ती हैं। इस तरह की ब्रैकेट्स होती हैं वो जिन्हें हम कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। तो नेम्ड एक्सपोर्ट के अंदर हमेशा कर्ली ब्रेसेस होती हैं। जो दूसरा वाला एक्सपोर्ट होता है वो जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें
इसमें नो कर्ली ब्रेसेस। फॉर एग्जांपल अब इसमें देखो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में नो कर्ली ब्रेसेस, इसमें आपने एक्सपोर्ट किया है तो आपने कर्ली ब्रेसेस यूज़ किया। और रीज़न क्या है इसको कर्ली ब्रेसेस में करने की, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डिफ़ॉल्ट और मोर देन वन डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट हम सिंगल फाइल में यूज़ नहीं कर सकते। अब हम इसको करते हैं किसी फाइल में इंपोर्ट। फॉर एग्जांपल मैंने ना ऐप जीएस के अंदर ना इसको इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले आप ना यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करने का तरीका वही है कि अब आपने कर्ली ब्रेसेस यूज़ करनी है। किसको आपने इंपोर्ट करना है, बटन, बटन को इंपोर्ट करना है। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास ना नैव बार वाली फाइल से, इस नैव बार वाली फाइल से क्या इंपोर्ट हुआ है, बटन। अब देखो इस नैव बार वाली फाइल से मेरे पास बटन इंपोर्ट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिटर्न करता हूँ। रिटर्न, आप ये देखो कि आप ना यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हो बाय द वे। अब मैं क्या करता हूँ, सिंगल एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट ही होता है, तो अब मैं इसको पहले पेरेंट एलिमेंट बना देता हूँ। कैसे बनाते हैं, आपने इसको क्या करना है, एक सिंगल फ्रेगमेंट में आपने इसको इनक्लोज करना है, इस वाले पूरे वाले कोड को ऑल टी के साथ ऊपर ले आओ। तो अब आपका ये ऐप जो है, अब इशू ये है कि रिटर्न जो है ये एक्ट क्यों नहीं कर रहा। तो इसका मैं आपको एक हल बताता हूँ। एक हल तो ये है कि आप इसको और इसको क्या कर दो, ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ये ब्रैकेट में हो जाएगा क्लोज। ये एक्स्ट्रा जो थिंग्स हैं इनको आप हटा दो, ठीक है। ये अब आपको कोड एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसका एक और हल भी होता है, एक और हल मैं आपको बताता हूँ बाय द वे। अगर मैं इसको ना कंट्रोल जेड कर दूं, मैं, आप कहते हो कि भाई नहीं मैंने तो अपनी ब्रैकेट्स नहीं लगानी, तो आप याद रख लो रिटर्न के सेम लाइन के अंदर आप कोई टैग रख दो। फॉर एग्जांपल एक टैग ये है ना, इसका रिटर्न की सेम लाइन में आ गया, रिटर्न की सेम लाइन के अंदर अगर आप एक टैग रख देते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ना इसको अगेन ऐसे कर दूं, तो वैसे बाय द वे बाय डिफ़ॉल्ट उसने ब्रैकेट दे दी है। लेकिन इसका एक इसका सोल्यूशन ये होता है कि आपने ये टैग रिटर्न वाली लाइन में रखना है, तो ये फिर भी ये वर्क कर रहा होता है। मैं इस वाली सेमीकोलन को हटा देता हूँ। तो अब आप ये देखो कि मैंने ना पेरेंट टैग के अंदर एक कंपोनेंट रख लिया। अब मैं एक दूसरा कंपोनेंट जो बटन वाला था, जो कहाँ से लेके आया हूँ मैं, नैव बार से, विद द हेल्प ऑफ नेम्ड एक्सपोर्ट, उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रेंडर कर लेता हूँ। तो रेंडर जब करूंगा तो आपके पास यहाँ पे बटन आ जाएगा। तो आप बटन को कैसे इंपोर्ट कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ नेम्ड एक्सपोर्ट या नेम्ड इंपोर्ट। नेम इंपोर्ट में आपने कैसे करना होता है, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर आप उस नैव बार से क्या इंपोर्ट कर रहे हो, खुद नैव बार को इंपोर्ट कर रहे हो। नैव बार अब कैसे इंपोर्ट हो रहा है, आप ये देख रहे हो, नैव बार के इर्द गिर्द आपने कोई ब्रेसेस यूज नहीं की, और ये नैव बार अब यहाँ पे आपका रेंडर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं नैव बार लिख देता हूँ, और नैव बार जैसे ही लिखूंगा तो आपके पास ये इंपोर्ट भी हो गया। तो इसमें और बटन में क्या फ़र्क है, तो वो दोनों नैव बार डॉट जीएस से आ रही है ना। तो कहने का मकसद ये है, वो जो है बटन नेम्ड एक्सपोर्ट है, बिकॉज वी आर यूजिंग सेकंड एज अ सेकंड कंपोनेंट, उससे हम यूज़ कर रहे हैं। तो नेम्ड एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो आपका विदाउट ब्रैकेट्स आप यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ जो फंडामेंटल है कि डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या, अगर कोई पूछता है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या मतलब है, तो बाय डिफ़ॉल्ट का जो रियल मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट नैव बार को, ये देखो ना, इधर आओ, बाय डिफ़ॉल्ट आपने किसको, नैव बार को ना एक्सपोर्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल तो आप आते हो इधर से ना, आप ना इसको कट कर देते हो, आप आते हो, आप कहते हो मैं इंपोर्ट करता हूँ एनीथिंग, लेट्स सपोज कोड बास। मैं ना इसको इसको स्पेस दे देते हैं, कोड बास, आई एम इंपोर्टिंग कोड बास फ्रॉम, किससे, मैं जी कर रहा हूँ नैव बार से। अब देखो मुझे बताओ, कोड बास को आप इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करो कोड बास को, और मैं इसको सेव भी करता हूँ, तो एरर आ रहा है, वो कहते हैं नैव बार इज नॉट डिफाइंड। तो मैं इस नैव बार को हटा देता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इम्पोर्टेड इट। तो अब वो कह रहा है नैव बार इज नॉट डिफाइंड। तो अब ये क्या करो, अब देखो बात सुनो, अब इस कोड बास को आप यहाँ पे रेंडर कर देंगे, देखो क्या आता है कोड। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ना ये कंपोनेंट के तौर पे ना इसको लेना है, तो कंपोनेंट के तौर पे मैं लिख देता हूँ। तो इसको भी मैं कैपिटल, आपने याद क्या रखना है कि आप कोड बास ले रहे हो। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ, और ये अब ये देखो कि कोड बास मैंने वहां से इंपोर्ट किया है ऑटोमेटिकली, कहाँ से, नैव बार वाली फाइल से। और कीप इट इन माइंड, आपने इसका कैपिटल लेटर लेना है, बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग अ कंपोनेंट।
तो अब जब इसको कैपिटल नहीं करोगे तो एरर आएगा। तो मैंने कोड बास इंपोर्ट किया फ्रॉम नैव बार। जैसे ही मैंने नैव बार से कोड बास इंपोर्ट करके इसको रेंडर किया है, तो मुझे ये बताओ यहाँ से क्या चीज़ इंपोर्ट होके उधर आ रही है। यहाँ से मुझे बताओ एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, नैव बार इंपोर्ट हो रहा है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी नैव बार करनी चाहिए थी। मुझे बताओ ये कोड बाज कहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है? यहाँ पे कोड बाज है, एक्सपोर्ट कोड बाज एक्सपोर्ट कोड नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? तो लेट्स सपोज मैं करता हूँ नैव बार इज कोड बास। अब देखो क्या होगा। तो इट्स मीन जो ये नैव बार आप एक्सपोर्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ डिफ़ॉल्ट, तो इट्स मीन ये डिफ़ॉल्ट वाला जो वर्ड है ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। आप इसको किसी भी नेम से इंपोर्ट करो, कोई भी नेम यहाँ पे लिखो और इसको इंपोर्ट करो फ्रॉम दिस फाइल, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये वी एस कोड है या जो भी आपकी ये वी एस कोड या एक्सटेंशन है वो क्या करता है, वो टेक्स्ट एडिटर है सॉरी, तो वो क्या करता है वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वाली थिंग को उठा लेगा। वो ये सोचेगा कि डिफ़ॉल्टली तो ये आ रहा है। अगर कोई भी बंदा इंपोर्ट कर रहा है किसी चीज़ को, तो इंपोर्ट आप कोड पास कर रहे हो, इससे कर रहे हो तो उसे कुछ भी नहीं मिला, तो उसने कोड पास की जगह वही नया बार फ्रेगमेंट वाला ये जो कंपोनेंट है उसने उठाया, उसको रेंडर कर दिया है। तो डिफ़ॉल्ट समझ आ रही है? डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है? डिफ़ॉल्ट का मतलब ऑटोमेटिकली इसने रेंडर करना है। बट यू वांट समथिंग नेम्ड, कि भाई एक नेम वाली चीज़ भी हो जो बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ना जा रही हो। आप इसको क्या करते हो, आप इसको रिमूव कर सकते हो? पहले मुझे ये बताओ, ऐसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि नहीं? तो अब जब आप ये करोगे तो क्या होता है? अब ये कहता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंपोर्टेड एज अ कोड बार वाज नॉट फाउंड इन नैव बार। तो अब मैं इधर आता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देते हैं। अब क्या होता है? तो कहने का मकसद ये है आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एक्सपोर्ट ना करो फिर भी आपका कोड रन होता है। लेकिन अच्छा जो तरीकाकार ये है कि आपने एक कंपोनेंट जो आप चाहते हो जो यहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, वो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर आप जब डिफ़ॉल्ट लिखोगे तो मुझे ये बताओ यहाँ पे ब्रेसेस यूज़ करनी है कि नहीं? तो आपने नहीं करनी। ठीक है, तो ये होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, ये होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। और सेम चीज़ आप बेशक यहाँ से हटा के इस फंक्शन के बिल्कुल जो नाम है स्पेस दे के यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। और इस नए बार को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यही सेम चीज़ एक्सपोर्ट आप नीचे ना लिखो बल्कि आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये भी आपका सेम एक्ट कर रहा होगा। और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये क्या होता है। अब देखो सेम चीज़ एक्ट कर रही है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक्सपोर्ट आप लाइन में लिख रहे हो तो ये वही एक्ट कर रहा है। लेकिन जो समझने वाली बात है कि जब आप नेम्ड एक्सपोर्ट करते हो तो आपने उस टाइम डिफ़ॉल्ट नहीं लिखना। और डिफ़ॉल्ट नहीं लिखना, नेम्ड एक्सपोर्ट है तो आपने ब्रेसेस में लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने एक और बटन के साथ एक और जी यहाँ से ना मैं कह देता हूँ RFCE, तो आपने ना एक्सपोर्ट एक किया है, वो भी डिफ़ॉल्ट उठा रहा है, तो इसको हटाओ। उसके बाद इसका नाम रख दो बटन 2। तो मेरे पास ना बटन 2 के नाम से मैंने ना एक और कंपोनेंट बनाया, इसको भी रख देता हूँ और इसको इधर रख देता हूँ। तो अब मुझे ये बताओ ये जो एक्सपोर्ट है ये नेम्ड है कि नहीं है? ये नेम्ड होना चाहिए बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग इट डिफ़ॉल्ट। वैसे बाय द वे इसे डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैव अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो ये डिफ़ॉल्ट है, हमें कोई और डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए सेम फाइल में। तो हम क्या करेंगे, इसको ना नेम्ड बनाएंगे। नेम्ड बनाने के लिए आपने इसको कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज करना है। तो ये मैंने कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज कर लिया। अब ये एरर ख़त्म। तो क्या होता है, ये बटन 2 है, इस एक्सपोर्ट को अलग करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब इस एक्सपोर्ट को आप अलग ना करो बल्कि आप इस एक्सपोर्ट को इधर ले आओ और क्या करो, इधर कॉमा लगा दो और इधर आप इसको भी एक्सपोर्ट कर दो। अब ये देखो कि आपने क्या किया, एक्सपोर्ट आपने एक बार लिख दिया फाइल के अंदर और आप 10 कंपोनेंट बना देते हो, 1 2 3। तो अब इसका जो नाम है आप लिख दो, लेट्स सपोज ये तो वैसे 2 है, इसका नाम लिख दो आप 3, इसका नाम लिख दो आप 4 और इसका नाम लिख दो आप 5।
अब ये सारे आपके पास कंपोनेंट्स हैं और इन सब को आप इस नेम्ड एक्सपोर्ट के थ्रू इकट्ठा इस ब्रैकेट के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। आप 3 भी कर लो, उसके बाद जी आप 4 भी कर लो, और उसके बाद जी आप क्या कर लो, 5 भी कर लो। और सिमिलरली आप इनको इकट्ठा करने के बाद आप सिमिलरली इकट्ठा इनको ना इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ बटन BU से बाय द वे, ये हो गया। और उसके बाद मैं ब्रैकेट दे के ना BUTTON बटन 2 भी कर सकता हूँ। और इसी तरह मैं बल्कि कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, थोड़ा दिमाग यूज़ कर लेते हैं। आप भी कर लिया करो वैसे सॉरी। तो ये जो है हमने इंपोर्ट कर लिया है डायरेक्टली। अगर कोई मिसिंग हो गया तो रहने दो। आपने डायरेक्टली सबको नेम्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ज़रिए इंपोर्ट भी किया और उधर से एक्सपोर्ट भी किया, और यहाँ पे आप रेंडर कराते जो तो कितने सारे कंपोनेंट यहाँ पे हो गए हैं। तो अब मैंने आपको ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होप सो जितना ज़रूरी था वो समझा दिया है। मे बी अगर कोई चीज़ मिसिंग हुई तो मैं ना किसी और सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इसको आपने यूटिलाइज करना है और देखना है कि ये सही है कि नहीं। वीडियो बन रही है? हाँ बन रही है, ओके। इसके बाद नेम्ड एक्सपोर्ट में कर्ली ब्रेसेस होती हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में कर्ली ब्रेसेस नहीं होती। और लेट्स सपोज एक और चीज़ है, वो कहता है यूज़ एज फॉर एलाइसिस। ये क्या बोला है? तो इसको अगर मैं आपको बताऊं, वैसे ये बताना ज़रूरी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आप बटन का नाम है ना बटन, आप रखना चाहते हो इसका नाम एज बटन एज, मैं नाम लिख देता हूँ बटन एज क्लिक, ठीक है। तो मेरा नाम हो गया अब क्लिक। अब जो मतलब जो ये नाम है एस के तौर पे कि बटन का नाम अब मेरा क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सॉरी वैसे बाय द वे इसको भी कैपिटल होना चाहिए क्लिक। और अब मैं करता हूँ क्लिक यहाँ पे ICK। अब देखो क्या होता है, अब दोबारा आपका वर्क कर रहा है। तो अभी मैंने इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं करना। आप देखोगे कि आपने जो नेम्ड एक्सपोर्ट किया था चीज़ों को, तो अब आप उसको अपना नाम भी दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एज। तो अब आप ना, वो कहते हैं ना एलाइसिस क्या होते हैं जो आपकी साइड पे होते हैं, तो आप एज यूज़ करके अपनी मर्जी का कोई नाम दे दो। तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये था इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में, आई थिंक इनफ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आपने CSS कैसे लिखनी है GSX में। अच्छा, CSS आप GSX में कैसे लिखते हो, इसको अब मैं ये बताता हूँ कि वैसे तो काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इनलाइन मेथड को आपको बताने हैं, और एक्सटर्नल CSS जो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में मैंने जो प्रोजेक्ट बनाना है वो एक्सटर्नल होना है। लेकिन इनका मसला ये होता है कि ये ख़ास तौर पे एक्सटर्नल का, कि ये फुली ऑप्टिमाइजेशन नहीं देते आपको। आपका जो कोड है वो बहुत हैवी या बल्कि हो जाता है, जो लोडिंग के टाइम बहुत टाइम लेता है। तो हम इसको वैसे रिकमेंडेड नहीं करते, इसलिए फिर हम CSS मॉड्यूल्स या स्टाइल कंपोनेंट, जो कि बाय द वे एडवांस टॉपिक्स हैं, इनको हम एंड में यूज़ करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज हो सकती हैं जिनके थ्रू आप, जैसे टेलमेंट CSS हम मैक्सिमम टाइम यूज़ कर रहे होंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। स्टाइल कंपोनेंट भी एक बहुत अच्छा मेथड है और ये भी हम करेंगे। और वैसे बाय द वे अब हम स्टार्ट करते हैं इनलाइन CSS विद द स्टाइल प्रोप। और प्रोप जो है वैसे नेक्स्ट लेक्चर होना है इसका। एक्सटर्नल शीट वही है कि आपने बाहर से एक शीट बनानी है और उसको आपने लिंक कर देना है इंपोर्ट की फॉर्म में, और वहाँ पे आप CSS लिखोगे और लिंक करोगे। वैसे अभी ना हम एक छोटा सा ना, एक मैं चीज़ जो बेसिकली बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप app.js में आए हो, और app.js में आप इसको कर देते हो फ्री। फॉर एग्जांपल ये कोड है, आपका ऐप जो है वो रन कर रहा है, और ऐप के अंदर आप ना इस चीज़ को स्टाइल देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ स्टाइल, स्टाइल देना चाहते हो, स्टाइल एट्रीब्यूट। वैसे मैंने आई थिंक स्लाइड में लिखा हुआ है, स्लाइड में यहाँ पे है कि आपने इनलाइन CSS विद द स्टाइल प्रोप। प्रोप से आप यही याद रख लो, प्रोप आपको एक प्रॉपर्टी से वर्ड निकला है। प्रोप कहाँ से निकला है? प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी आपको पता है कैसे होती थी? प्रॉपर्टी आप इक्वल टू, या जब ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी लिखते होते हो तो वो डॉट, दो डबल जो कॉलन होते हैं, और फिर आप प्रॉपर्टी कर्ली ब्रैकेट्स में, कर्ली वो जो डबल कोट मार्क होता है वैसे लिख रहे होते हो। तो इसमें भी आप देखो ऐसे ही है कि आपने एक प्रॉपर्टी स्टाइल, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है
है और वो स्टाइल वाली है, और आपने अभी यहाँ पे क्या लिखना है, स्टाइल प्रॉपर्टी के ज़रिए यहाँ पे CSS लिखनी है। बात समझ आ रही है? स्टाइल प्रॉप के ज़रिए आपने CSS लिखनी है। और CSS लिखने का तरीका ये होता है, जो कि मेन वजह है आपको बताने की, कि आपने डबल ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। अब आप एलिजिबल हो यहाँ पे CSS लिखने के लिए। अगर आप एक ब्रैकेट यूज़ करोगे तो ये आप नहीं कर सकते, बिकॉज कि ये जो आपके पास सिंगल ब्रैकेट है, ये मैंने आपको JSX के लेक्चर के दरम्यान बताया था कि सिंगल ब्रैकेट हमेशा JS लिखने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप कोई वेरिएबल जैसे वैल्यू है, ये तो आप इनपुट कर सकते हो, बट आप यहाँ पे इनलाइन स्टाइल नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल इनलाइन स्टाइल देने के लिए आपको यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, और इसका कोई ना कोई आपको ना वैल्यू बैकग्राउंड की देनी है। अब बैकग्राउंड की वैसे मैंने रीडमी में ऑलरेडी दिया हुआ है। लेट्स सपोज मैं कलर, बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू है, तो मैं आता हूँ अपने app.js में, यहाँ पे आके मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, कलर देता हूँ, तो आपके पास ये इनलाइन CSS हो गया है। वैसे फर्स्ट मेरे टॉपिक में भी इनलाइन CSS है, तो इनलाइन CSS हो गई। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने ना ये सिंगल ब्रैकेट लगानी है, सिंगल ब्रैकेट के थ्रू अगर आप करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने GS लिखनी है। GS लिखने का तरीका ये है कि आप ना यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई ना कोई कलर है। अब यहाँ पे एरर तो आएगा कि आपने कलर को डिफाइन ही नहीं किया हुआ, तो आप स्टाइल के अंदर, स्टाइल प्रॉप के अंदर आपने कलर एक GS की फॉर्म, अब ये GS समझ रहा है आपका VS कोड, इसको GS समझ रहा है बिकॉज यू आर यूजिंग सिंगल ब्रैकेट्स। अगर मैं इसको डबल करूंगा तो वो कलर CSS में चली जाएगी इनलाइन। तो GS के थ्रू आप कैसे करोगे CSS? तो इसका हल ये है कि आप कॉन्स्ट कर दो, कॉन्स्ट कलर, कलर इज इक्वल टू, आप इसको ना एक ऑब्जेक्ट बना दो। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपने क्या करना है, एक वैल्यू जो है ये बैकग्राउंड वाली, ये दोबारा आके इधर पेस्ट कर देनी है। तो आपने क्या किया है, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है कलर नाम का, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप बहुत सारी वैल्यूज लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कलर लिख सकते हो जो कि आपका बेसिकली किसका कलर होने वाला है, टेक्स्ट का, क्या लिख देता हूँ मैं, वाइट। और इसको आपने कैसे लिखना है, इसको आपने लिखना है डबल ब्रैकेट्स में, और आप देखो ये वाइट हो गया। तो कहने का मकसद ये है, आप इतनी सारी CSS लिखो और आप इसको GS की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हो। ये कौन सी फॉर्म है, GS की फॉर्म है। कौन सी स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग के मैंने दो मेथड्स बताए हैं। नंबर वन ये JS वाला मेथड है, नंबर टू आप ये है वही जो मैंने अभी पहले बताया है कि आप डबल ब्रैकेट्स यूज़ करो तो ये इनलाइन स्टाइलिंग हो जाएगी। और कलर के अंदर जाके आप क्या कर लो, लेट्स सपोज यहाँ पे रख दो ब्लैक, ब्लैक। ओ सॉरी, ये क्या हो रहा है, वो कह रहा है कलर ऐप जो है वो कोई ना कोई इशू हो रहा है। तो हाँ हाँ, ये देखो ये इशू पता है क्या है, ये आई थिंक इस तरह से होना है। अब देखो, अब कहने का मकसद ये है कि आप ये इनलाइन स्टाइलिंग, ये विद द हेल्प ऑफ CSS, ये CSS की स्टाइलिंग है। इसमें आपने जो पहले वाला जो कलर है ये कहाँ पे गया, ये अब वो JS की फॉर्म में आप इसको मतलब इस डिव के अंदर इन नहीं कर रहे। अब आप क्या कर रहे हो, एक CSS की प्रॉपर्टी लेके आ रहे हो, ये कलर और है और ये कलर और है। ओके, ये कलर CSS की प्रॉपर्टी है। व्हाई? बिकॉज यू आर यूजिंग टू ब्रैकेट्स एट द सेम टाइम। अगर सिंगल ब्रैकेट होगी तो उस टाइम आप GS लिखोगे, डबल ब्रैकेट होगी तो CSS। ये मेरा बताने का मकसद था इस लेक्चर में। तो अब आपने देख लिया इनलाइन CSS लिखने के लिए डबल ब्रैकेट्स लिखनी होती हैं, और आप GS की फॉर्म में कैसे लिखते हो, CS सिंगल ब्रैकेट की फॉर्म में। अब हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता है। आप ना क्या करो, इधर आओ, इधर आने के बाद इसको क्लोज करो, और यहीं पर सोर्स फाइल के अंदर आप ना एक ऐप.css के नाम से ना एक फ़ाइल बना लो। फाइल बनाने के बाद आप फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम इधर आते हैं, इधर हम क्लास नेम दे देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, हटा देता हूँ। और जी इसको सेव करते हैं, क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास नेम देता हूँ। वहाँ पे क्या होता था, क्लासेस होती थी, यहाँ पे क्लास नेम आएगा। लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ इसका नाम ऐप, यहाँ पे ऐप कर देता हूँ। आपने ये जो ऐप वाली क्लास है, इधर आपको पता है कि किसी भी क्लास को हम कैसे डील करते हैं, ऐप डॉट के साथ हम एक्सेस करते हैं। तो डॉट कहाँ पे चला गया है, तो डॉट ऐप
और यहाँ पे मैंने इसे एक्सेस किया। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो मैंने इधर रीडमी में लिखी हुई थी ये मैंने उठानी है यहाँ से, और मैंने इधर आके इसको पेस्ट कर देनी है। ये किधर गया, ये है। तो ऐप डॉट सी एस एस के अंदर मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ को पेस्ट कर देना है। कीप इट इन माइंड कि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स की नोटेशन है वो की और वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो इसमें आपने ऐसे नहीं करना। और इनकी जो स्प्लिटिंग होती है वो थोड़ी इस तरह से होती है, ये कोमा कोमा वगैरह नहीं होते, ये यहाँ पे सेमी कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, और बैकग्राउंड कलर ऐसे नहीं होता, बल्कि बैकग्राउंड कलर विद द हेल्प ऑफ ये एक छोटी सी लाइन होती है जिसे हम डैश बोलते होते हैं। अब आपने क्या करना है, इनके ये हटा देने हैं डबल कोट्स, और इसकी जगह आपने क्या करना है, इसको ऐसे कर लेना है, और इसको भी आपने ऐसे करना है, ठीक है। और ये भी आपने 10 पिक्सल पैडिंग हो गई, और उसके बाद बेशक आप इसको हटा दो, इट्स ओके। तो अब आप ये देखो, आपने क्या किया हुआ है, स्टाइल शीट यहाँ पे जैसे ही लिखी तो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर शो नहीं हो रहा तो आप कीप इट इन माइंड, आपने ऐप डॉट जी एस के अंदर ये लिख लेना है इम्पोर्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस। तो ये जैसे ही आप लिखोगे आपके पास यहाँ पे कलर शो हो जाएगा। तो ये जो मेथड था, ये मेथड था स्टाइल शीट वाला, एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाला, और जो पहला मेथड था वो इनलाइन वाला था। ये कीप इट इन माइंड कि ये आपने इंपोर्ट लाजमी करना है। और ये इंपोर्ट जो है, ये कोई आप कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं कर रहे जहाँ पे आपने फ्रॉम लिखना होता है। जैसा कि लेट्स सपोज आपने यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जो कि एक फाइल को पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे कोई फ्रॉम वगैरह नहीं लिखना, आपने जस्ट इंपोर्ट लिखना है और मॉड्यूल का नाम लिखना है। मॉड्यूल क्या है, वही ऐप डॉट सी एस एस। तो आपने डॉट स्लैश, ये भी मैं बताऊंगा डॉट स्लैश कब आता है और डबल डॉट स्लैश कब आता है। तो ये आपका आज का लेक्चर है, होप सो आपको ना ये क्लियर हो गया। तो अब आपने इनलाइन सी एस एस कर ली, एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी कर लिया है। रेंडिंग मैंने आपको बताई है कितनी तरीके से होती है, जे एस एक्स वर्सेज रिएक्ट, ये भी मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है। इंपोर्ट एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बता दिया सी एस एक्स जे एस एक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक करना है अच्छा सा प्रोजेक्ट, जिसमें मैं आपको ना एक कंपोनेंट के थ्रू विदाउट प्रॉप एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवाऊंगा। मैंने डिज़ाइन किया है पूरा प्रोजेक्ट, तो वो हम बनाएंगे, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और नेक्स्ट फिर हम प्रोप्स को स्टडी करेंगे। अगर आपको समझ आई है तो आपने एक अच्छा सा कमेंट पास आउट करना है। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे थैंक यू क्यों नहीं आ रहा। तो आपका शुक्रिया, आपने वीडियो देखी है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। थैंक